कुरार पुलिस ने संजय लाला नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो एक नाबालिग लड़की से न सिर्फ दोस्ती किया बल्कि दोस्ती के बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए उसने चाकू की नोक पर उससे कपड़े उतरवाए। जब लड़की ने कपड़े उतरवाए, उसकी अंतरंग तस्वीरें निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल की धमकी देकर उसके घर से करीब 58,000 रुपया वसूल लिए। आपको बता दें कि मुंबई कुरार पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाले एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ एक लड़के ने दोस्ती की। दोस्ती के दौरान दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलती गई। इस दौरान दोनों एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप चैट भी करते रहे। फिलहाल एक दिन उस लड़के ने उस लड़की को ये कहा कि अगर वो कपड़े उतारती है तो अब उसके साथ वो शादी करेगा। इस तरह की बातें करने के बाद लड़की ने उसे मना कर दिया। लिहाजा दूसरे दिन जब लड़के ने वीडियो कॉलिंग के जरिए उससे चैट करने की कोशिश की, इस दौरान उसने अपने हाथ में चाकू लेकर ये कहा लड़की से कि अगर तू कपड़े नहीं उतारती है तो वह अपने आप को खत्म कर लेगा। इस तस्वीरों के बाद लगातार वो लड़की परेशान हुई। आखिरकार उसने जब अपने कपड़े उतारे, उस दौरान लड़के ने उस वीडियो कॉलिंग के दौरान स्क्रीनशॉट लेकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार परेशान करने लगा। परेशान लड़की ने अपने घर में रखे हुए तमाम गहने और रुपए लेकर उसके पास गई और अब तक 58,000 रुपया उसने ले लिया। इसके बाद उसने जब उसकी मां को यह जानकारी मिली, मां ने इस तरह की शिकायत जो है मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन में दी। फिलहाल कुरार पुलिस ने लड़के के ऊपर एक्सटॉर्शन और छेड़खानी का मामला दर्ज करते हुए महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से उसको गिरफ्तार कर लिया है। और यह भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लड़का लगातार इस तरह से लड़की को ब्लैकमेल कर तमाम वसूल किया है और आगे भी किया कि नहीं, इस तरह की जानकारी निकालने में कुरार पुलिस लगी है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत विरोधी नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। दरअसल मामला उत्तराखंड के पागन जाने वाले रास्ते का है, जहां पे मालाघाट पे महाकाली नदी पे रस्सी काटने के दौरान एक नेपाली युवक नदी में लापता हो गया। उसी को लेकर नेपाल में भारत विरोधी नारेबाजी की जा पिछले 4 दिनों से शिवपुरी शहर में जो आफत की बारिश हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब राहत भरी खबर ये है कि पिछले 8 घंटे से शिवपुरी में बारिश बंद हो चुकी है। बारिश बंद होने के बाद शिवपुरी के जो नदी नाले थे, जो लगातार उफान पर देखे जा रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं उतार नजर आ रहा है। और इसको लेकर हम आपको बता दें कि जो शिवपुरी जिले में लगातार बारिश जो हो रही थी, उसमें आसपास के जो एरिया हैं, कॉलोनियाँ हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं पानी का बहाव हो गया था। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा था। वहीं हम बात कर लें शिवपुरी जिले के आसपास की तहसीलों की, तो शिवपुरी की बैराड़ तहसील के अंतर्गत 5 गांव में लगभग पूरे तरीके से गांव में पानी में डूब गए थे। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार वहां प्रयास कर रही थी रेस्क्यू करने का, लेकिन पानी और मौसम की वजह से वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहा था। लेकिन अब हम बात कर लें, पानी जब रुक गया है तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू हो गया है और लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। हम बात करें कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की, तो वो भी कहीं ना कहीं 2 दिन से यहाँ शिवपुरी में डेरा डाले हुए हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर निगाह बनाए हुए हैं, उस पर कंट्रोल करे हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जरूरी निर्देश भी यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा प्रशासन को दिए जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में जब पानी रुक गया है तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी सुचारू रूप से चालू हो चुका है और प्रशासन भी हर संभव मदद जो लोग बाढ़ में फंसे थे उनको पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। मैं कैमरामैन सागर के साथ एएनवी न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। एमएसपी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान कल करने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको हम प्रेस के माध्यम से उजागर करेंगे और सरकार को एक पत्र लिखेंगे और सारे दस्तावेज वहां पर देंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार इन किसान नेताओं की बात मानती है या नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे हर गांव से किसान कलश यात्रा लेकर आ रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम एमएसपी के ऊपर और कुछ मामले होंगे उस पर। एमएसपी का भ्रष्टाचार को खोलने की कोशिश करेंगे। सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे उस पर और उनको पूरा दस्तावेज देंगे, प्रेस को भी दस्तावेज देंगे
और क्या क्या एमएसपी पे हो रहा है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, हमने बढ़ा दी, इतने की खरीद करी, हमने इतनी खरीद कर ली, तो सारी चीजें बताएंगे हम कल। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग में परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। आपको बताते चले, एक तरफ प्रधानमंत्री 2022 तक हर गरीब को छत मुहैया कराने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री 2022 तक छत मुहैया कराने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के जिम्मेदार उसके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताज़ा मामला बस्ती सदर ब्लॉक से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर कुशमौर गाँव का है, जहाँ पर पैसा न देने के कारण उर्मिला पत्नी राम सहाय का नाम सूची से इसलिए काट दिया गया कि उसने पैसा नहीं दिया। चैनल के माध्यम से बताया गया है कि बस्ती सदर ब्लॉक के कुशमौर में एक लाभार्थी है उर्मिला, जिनको कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 सूची में उनका नाम है, लेकिन उनको आवास नहीं मिला है, यद्यपि गरीब हैं। तो इसकी जांच करा ली जाएगी कि इसमें क्या कारण है कि उनको आवास किस वजह से नहीं मिला है। निश्चित तौर पर अगर 6 सूची में नाम होगा तो प्राथमिकता तय की गई है, और अगर अभी नहीं मिला है तो भविष्य में जरूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इस बात की मैं जाँच करा लूँगा कि अभी तक उनको क्यों नहीं मिला। अब ये अपने आप एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर इन नियमों को ऐसे ही जिम्मेदार धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो आखिर 2022 तक हर गरीब को छत मुहैया कराने का प्रधानमंत्री का सपना कैसे साकार होगा। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, ANB न्यूज, बस्ती। पूरे देश, पूरे प्रदेश में इस समय कोविड को लेकर अलर्ट है और हर जगह कल मेगा कोविड टीकाकरण का आयोजन किया गया। देवरिया में भी किया गया। देवरिया में 343 सेंटरों पर कोविड मेगा सेंटर का आयोजन किया गया, जो शहर से लेकर देहातों तक कराया गया। इसमें जो जिला प्रशासन था, स्वास्थ्य विभाग था, 40,000 का लक्ष्य लेकर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर उत्साह रहा टीकाकरण में और 52,000 से ऊपर टीके लगाए गए, जो एक ऐतिहासिक माना जा रहा है। लोगों का उत्साह एकाएक बढ़ने से टीका की कमी भी यहाँ पर देखी जा रही है, जिसके चलते आज अनेकों सेंटरों पर टीकाकरण नहीं हुआ, लोग आकर लौटते रहे। कल जितना टीकाकरण हुआ, आज कई सेंटरों पर टीका न होने से लोगों को वापस होना पड़ा। तो निश्चित तौर से जो कोरोना का डर है लोगों के मन में है, और हर आदमी वैक्सीन को लेकर के काफ़ी उत्साहित दिख रहा है, और इसके लिए प्रशासन को और वैक्सीन की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि जल्द से जल्द इसका टीका का कार्यक्रम पूरा किया जाए और लोगों को कोरोना से बचाया जाए। ये टीकाकरण का मेगा टीकाकरण इसीलिए कराया जा रहा है कि कम समय में जल्दी लोगों को टीका दिया जा रहा है। लेकिन ये टीकाकरण कैसे जल्दी दिया जाएगा जब टीका अनेकों सेंटरों पर उपलब्ध ही नहीं रहा है आज। तो इस स्थिति में यह एक सवाल खड़ा होगा कि कोरोना के युद्ध में यह समस्या क्या आगे रंग लाएगी। तो निश्चित तौर से लोगों को टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को आगे आना होगा, स्वास्थ्य विभाग को आगे आना होगा, और हर सेंटरों पर प्रत्येक दिन के बाद टीका लगना चाहिए, जिससे कि यह जो देवरिया में इस समय 52,000 का टीकाकरण हुआ है एक दिन में मेगा सेंटर में, उसका लाभ मिल सके और देवरिया कोरोना जंग में जीत हासिल कर सके। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में इन दिनों में नदियों में बाढ़ आना शुरू हो चुका है। हमीरपुर मुख्यालय में 2 नदियां यमुना और बेतवा 1 किलोमीटर के दायरे पर हैं, और बेतवा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर अभी 101 है, जबकि 105 जलस्तर जिले के खतरे के निशान पर रखा गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने में नदियों के किनारे बसे गाँव को अलर्ट कर दिया गया है, और बाढ़ राहत को लेकर जिला प्रशासन चौकियाँ बनाई गई हैं, जिसके द्वारा 24 घंटे नदियों के जलस्तर की नाप कर जानकारी दी जा रही है। पिछले वर्षों तक आने वाली बाढ़ के अनुमान के अनुसार अभी शहर की बस्तियों को बाढ़ को कोई खतरा नहीं होने वाला है। फिलहाल प्रशासन नदियों के किनारे बारी और खेती वाले करने वालों को अलर्ट चेतावनी देकर उनको दूर हटने के लिए कहा है। हमीरपुर से शीलू साथ, NB न्यूज। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। यूपी पुलिस कभी अपने सही कामों से जानी जाती है तो कभी अपने गलत कार्यों से जो है वो सुर्खियों में रहती है। बदायूं जिले की बजरंगगंज थाना क्षेत्र के गांव कस्बा बगरैन का एक वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक यूपी के दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। दरोगा शराब के नशे में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से लगातार फायर कर रहा है।
जिसका संज्ञान जो है तेज तर्रार कप्तान बदायूं के एसएसपी संकल्प शर्मा ने लिया और बजीरगंज थाने पर उक्त दरोगा पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। बताया जा रहा है दरोगा मुरादाबाद जिले में तैनात है और ये कस्बा बगरैन में जो है अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हुआ था। थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जो वर्तमान में मुरादाबाद जिले में तैनात हैं, उनके द्वारा एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में वजीरगंज थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विभागीय कार्यवाही इस संबंध में जो सब इंस्पेक्टर हैं आरोपी उनके खिलाफ की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कैमरामैन विजय गौतम के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़ बदायूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ कल होने जा रहा है, जिसको लेकर झांसी ग्राम सिमरावारी में तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से कल होने वाले महाप्रोग्राम की तैयारियां झांसी के सिमरावारी गांव में चल रही हैं। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी पूरी चाक चौबंद के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां कर रही हैं। सिमरावारी गांव ब्लॉक बबीना में कल सुबह 11:30 बजे के सापेक्ष सिमरावारी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न महोत्सव की जो है उत्सव मनाया जा रहा है। कल इस योजना का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़ झांसी। निरंतर हो रही दिवाली चंबल संभाग में बारिश, जिसके बाद ओवरफ्लो डैमों को खोला गया है। उसके बाद सिंध और चंबल नदी भिंड जिले में इतनी उफान पर आई हैं जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। उन गांवों का कलेक्टर SP द्वारा निरंतर राहत बचाव जारी है। उन गांवों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर भी लाया जा रहा है। भिंड से कैमरा पर्सन के साथ ANB न्यूज़ के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट। काल का समय रहा है, राशन की आपूर्ति कोटेदारों तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो जिले के आला अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा राशन को बीच रास्ते में ही बेच दिया गया है। आपको बता दें कि मामला औद्योगिक क्षेत्र दही चौकी के FCI केंद्र का है। यहाँ से सप्लाई होने वाला जो छोटे छोटे केंद्रों को गेहूँ सप्लाई होता है वो रास्ते के पड़ने वाले होटलों में बेच दिया जाता है। इसमें ये कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है। अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला रहता है, लेकिन फिर भी राशन को बेचा जा रहा है। इस पर कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना काल का समय रहा है, गरीब भूखों मरे हैं, राशन की सप्लाई नहीं हो पाई है, राशन कोटेदारों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जो बिचौलिए रहे हैं, ठेकेदार रहे हैं, चाहे ट्रक चालक रहे हों, उनके माध्यम से पड़ने वाले होटलों में गेहूं को सप्लाई कर दिया गया है। फिर देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पर अधिकारियों की आंख खुलती है या नहीं, और क्या कार्रवाई उनके द्वारा इन ट्रक चालकों, बिचौलियों और ठेकेदारों पर होती है। उन्नाव से ANB न्यूज़ के लिए बोधरा से। जैसे कि हम बात कर लें, कई राज्यों में नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं हम बात कर लें बुंदेलखंड के जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में भी नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और बाढ़ प्रभावित गाँव में उचित कार्य जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं जिले में 7 बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगातार बाढ़ को लेकर निगरानी की जा रही है। वहीं जब हमने जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से बात की तो उन्होंने बताया कि जनपद जालौन की नदियों का भी जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर लगातार उचित कार्य निगरानी कर रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित गाँवों में जाकर उचित कार्य लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लगातार बाढ़ को लेकर निगरानी की जा रही है। ANB न्यूज़ मंगराजपुर जालौन। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर पुलिस की कार्रवाई। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बसपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार जाटव सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने महामारी
अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का आरोप है कि सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा की मौजूदगी में हुआ था प्रबुद्ध सम्मेलन। सोमवार को पटियाली के SBR इंटर कॉलेज में हुआ था प्रबुद्ध सम्मेलन। कोतवाली पटियाली में दर्ज किया गया मुकदमा। कासगंज जनपद में गत दिवस 2 अगस्त को कासगंज जनपद के पटियाली कस्बे में हुए बसपा के विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन मामले में 2 नामजद सहित 3 बसपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रशासन ने कोविड अधिनियम के तहत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और इसी मामले को लेकर जब बसपा के नेता नीरज मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोग इकट्ठे हो गए सुनने के लिए संगोष्ठी को, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इस कार्यक्रम की अनुमति पहले से ही ली जा चुकी थी, हम लोग कैसे रोक सकते थे, जबकि अनुमति मंच पर 20 लोगों से कम रखे थे, जबकि लोगों से अधिक ना मिलने दिया गया था। और इसी बात में आपको बता दें, बसपा जिला अध्यक्ष राजकुमार जाटव और मुझे उन्होंने बताया है कि नीरज मिश्रा और राजकुमार जाटव जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नाम पर मुकदमा लिखा गया है। इसी को लेकर आज उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के खिलाफ ही FIR क्यों कराई गई है। इस सवाल का जवाब तो सत्ता के लोग ही अच्छे से जवाब दे सकेंगे, लेकिन ये सरकार की कार्रवाई लोकतंत्र के मूल्यों का हनन है। हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है। ये कार्रवाई गलत है। हम सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हैं और हम उच्च न्यायालय जाएंगे। अब देखने वाला समय बताएगा इस कार्रवाई पर क्या किसकी बीतती है। ANB न्यूज़ के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। थाना सरायकिल क्षेत्र के चपकेहना गांव में एक परिवार में 7 लोग रहते हैं। कल शाम में काम करके आए थे, तभी घर पे खाना बना के खाए थे, जिसमें 5 लोग की हालत खराब होने पे इनको जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग को एसआरएन इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। 2 की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। अगर पुलिस की बात करें तो मौके पे पुलिस पहुंच के छानबीन कर रही है। मौके पे जो आटा मिला हुआ है, आटे में पॉइजन की स्मेल आ रही है। पुलिस आटो को लेकर जांच करा रही है। थाना सरायकिल में एक चकपिन्हा गांव पड़ता है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग हैं। इसमें 5 लोगों की खाना खाने के बाद स्थिति बिगड़ गई और आनन फानन में वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए, जिसमें से 3 लोगों की बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई है। 2 की स्थिति अभी संवेदनशील बनी हुई है, जिनको रेफर किया गया है। 2 बच्चे जिन्होंने खाना नहीं लिया था वो सुरक्षित हैं। बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि ये कैसे घटना हुई है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा रीवा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत हुई एक घटना के साथ लगाया जा सकता है। जी हां, विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत जनता कॉलेज के पास आज एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ 3 की संख्या में आए बदमाशों ने लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चौराहा थाना अंतर्गत सथनी चौरा गांव की रहने वाली हैं, जो कि अपने काम से प्रतिदिन रीवा अप डाउन करती थीं। लेकिन आज जब वह रीवा आई थी और जनता कॉलेज के पास उनका मायका भी है और वह विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत जनता कॉलेज के पास जा रही थी अपने मायके, तभी पल्सर बाइक में 3 की संख्या में आए बदमाशों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट में उनके पर्स में 6000 रुपए थे, जो कि सुकन्या योजना के तहत वह जमा करवाने के लिए लाई थी खाता में। लेकिन उससे पहले ही अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया। वहीं उनके बैग में जेवर भी थे। एडिशनल एसपी के द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने ससुराल से अपने मायके गहने ला रही थी। वहां पे उन्हें लगा कि उनके ससुराल में गहने सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वह अपने काम से ज़्यादातर बाहर रहती हैं, इसलिए वह अपने मायके गहने ले जा रही थी। इसी दौरान 3 की संख्या में आए बदमाशों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा।
उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के थाना कुरौली क्षेत्र के ग्राम हवेली आता है, उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों की चीख पुकार सुन ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गया और बदमाशों को पकड़ने के लिए साक्ष्य एकत्रित कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि शादीशुदा महिला है, इसका हस्बैंड कहीं बाहर रहता है। अभी इससे संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और ये महिला इसके बच्चे भी हैं, तो 4 बताए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें अभी करा करके और फिर जो भी होगा इस घटना का शीघ्र ही हम लोग। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANV न्यूज मैनपुरी। कानपुर के झकरकटी स्थान पर हम इस समय खड़े हैं। ये वही जगह है जहां एकमात्र पुल लोगों का आवागमन का साधन बना हुआ था, लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार जाम को देखते हुए सेतु विभाग और PWD ने मिलकर के नए पुल का निर्माण करने का एक शुरुआत करी थी। 2018 के अंत में इस पुल का नींव डाला गया था और 2019 से इसका कार्य शुरू हो गया था। लेकिन आपको बताते चले इस पुल में 2021 तक जून के 2021 तक इस पुल को शुरू हो जाना था। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है। यहाँ से कुछ दूरी पर ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और ठीक मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बस स्टैंड भी बना हुआ है। चूंकि यह पुल बहुत महत्वपूर्ण है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को लेकर के, इसलिए लोगों का यह अनुमान था कि जल्द ही जल्द इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाए और पुल लोगों के लिए खोल दिया जाए। लेकिन कोरोना काल के चलते यह पुल देरी से शुरू होने की संभावना है। वहीं PWD के प्रोजेक्ट मैनेजर योगेश पांडे ने बताया है कि संभवतः दिसंबर या सितंबर के आसपास तक इस पुल को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस पुल के निर्माण में कई समस्याएं भी खड़ी हुई। 880 मीटर के लंबे इस पुल में रेलवे का भी ट्रैक है, इसलिए रेलवे का जो हिस्सा होता है वो रेलवे के द्वारा बनाया जाता है। बाकी का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी लोग इसकी अपनी देखरेख में बनवाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर योगेश पांडे ने यह भी बताया कि 2020 के जून तक इस पुल को शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल के चलते और अन्य समस्याओं के चलते, चूंकि इस पुल के आसपास मंदिर भी पड़ रहे हैं जिसके कारण देर से शुरू हो रहा है। फिलहाल जल्द ही ये पुल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अनुज तिवारी, ANV न्यूज कानपुर। रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के हरिपुर मिराहदा गांव में आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के बाहर गांव के एक युवक का शव अमरूद के पेड़ से लटकता मिला। जैसे ही ये सूचना गांव में फैली तैसे ही मौके पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो कर बुरा हाल है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक का अपने पिता से कल कुछ विवाद हो गया था जिसके कारण वो नाराज था। आज सुबह गांव के बाहर उसका शव लटकता हुआ मिला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, ANV न्यूज रायबरेली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चलकर दिल्ली इंडिया गेट के लिए पैदल रेस लगा रही छात्रा काजल आज मथुरा पहुंची। मथुरा पहुंचने पर लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गांव ललितपुर की रहने वाली 8 वर्षीय काजल प्रयागराज से दिल्ली इंडिया गेट के लिए पैदल रेस लगा रही हैं, जिसका स्वागत आज मथुरा में किया गया। मथुरा पहुंचने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हुई। आपको बता दें, जिस तरह पूरे देश में जो छात्रा और महिलाओं के द्वारा जो नाम रोशन किए जा रहे हैं, देश का नाम रोशन किया जा रहा है, वही सपना उस काजल का है कि वो भी अपने हुनर और अपने चैंपियन रेस के द्वारा वो अपने देश का नाम रोशन करे। और वो उसका वही सपना है और उसी सपने को लेकर उसके द्वारा प्रयागराज से और दिल्ली इंडिया गेट तक
पैदल रेस लगाई जा रही है। इसको लेकर लोगों के द्वारा उसका मनोबल भी बढ़ाया गया है और उसका सम्मान और स्वागत भी किया गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। सरकार के दावे और जमीनी धरातल की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार भले अपनी दावों की पीठ थपथपाती हो, लेकिन जमीनी धरातल की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे साफ तौर से देख सकते हैं। यह उपकेंद्र है, एनएम सेंटर है, जहां जच्चा बच्चा केंद्र, यहाँ पे महिलाओं का इलाज होता है। लेकिन यह इसकी दशा देख के आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि खंडहर में तब्दील या उपकेंद्र के भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। तो वहीं जो यहाँ स्वास्थ्य कर्मी हैं, वह जो उपकरण हैं, दवाएं हैं, वह प्लास्टिक से ढक कर रखने पर मजबूर हैं। इस तरह के उपकेंद्र दर्जनों जो है जनपद में जर्जर हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ न तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है और न ही सरकार का। अब देखना यह है कि इन जर्जर उपकेंद्रों का भवन निर्माण कब होता है या यूं ही जर्जर हालत में अपनी बदहाली पर दम तोड़ते रहते हैं। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर।